एक सेकंड के लिए रुको, आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी चल रहा है, पेट्रोल पंप पे बिल ज्यादा लग रहा है, जॉब मार्केट थोड़ा स्लो दिख रही है, ये सब एक ही चीज से कनेक्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से 2.58 लाख करोड़ निकाल चुके हैं सिर्फ 2026 में अभी तक। तो सवाल ये नहीं है कि एफआईआई क्या होता है, सवाल ये है कि इसका असर आप पर क्या पड़ रहा है और क्या इंडिया वाकई कमजोर हो रहा है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर कृतिका और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक लेंस। आज हम देखेंगे पहला एपिसोड ऑफ द सीरीज आखिर इंडिया में चल क्या रहा है। इस सीरीज में हम इंडिया की इकोनॉमी के उन सवालों को उठाएंगे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं और सीधा जवाब देंगे नंबर्स के साथ और लॉजिक के साथ। आज एपिसोड 1 में फॉरेन इन्वेस्टर्स जा क्यों रहे हैं और इसका आप पर क्या असर है, हम ये डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यूपीएससी, यूजीसी नेट और आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम ये समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, यूजीसी नेट या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड स्क्रीनशॉट करने वाला है। पहले बेसिक समझते हैं। 2 तरह के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले वो जो फैक्ट्री लगाते हैं, मशीनरी लाते हैं, एम्प्लॉइज हायर करते हैं और सालों तक रुकते हैं। ये है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इंडिया के लॉन्ग टर्म वाले दोस्त होते हैं। दूसरे टाइप के हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, रिटर्न्स देख के अगर खुशी मिली तो रुकते हैं, रिस्क दिखा तो बैग उठाया और निकल जाते हैं। ये है एफआईआई या एफपीआई, जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होती है और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। आज हम इसी दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं और जब ये जाते हैं तो रुपी गिरता है, मार्केट हिल जाती है और आप इसका असर अपनी ईएमआई, ग्रोसरी बिल और जॉब मार्केट में फील करते हैं। अब कुछ नंबर्स देखते हैं ऑफिशियल सोर्सेस से। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मई 2026 का डेटा कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन 3.93 पर है। ये वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो इंडिया की ऑफिशियल प्राइस डेटा पब्लिश करती है। फूड इन्फ्लेशन 4.78 पर है, मतलब जो आप सब्जी, दाल, चावल खरीदने जा रहे हैं उनकी कीमत टेक्निकली कंट्रोल में है गवर्नमेंट के नंबर्स के हिसाब से, तो सब ठीक लगना चाहिए। लेकिन एनएसडीएल का डेटा कुछ और कह रहा है। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी है जो ट्रैक करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कब, कितना खरीदा या बेचा इंडियन मार्केट्स में। 2026 में अभी तक एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से 2.58 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा निकाल लिए हैं। सिर्फ मार्च में 1.25 लाख करोड़ रुपीस, अप्रैल में 70,885 करोड़ रुपीस, मई में 29,484 करोड़ रुपीस। ये अकेले मार्च 2026 पूरे 2025 के आउटफ्लो पार कर गया। और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों कह रहे हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग क्यों रहे हैं? यही आज का असली सवाल है। पहला रीजन है ऑयल। ईरान और इजराइल की टेंशन की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 2026 में स्पाइक किए। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। महंगा ऑयल मतलब बड़ा इंपोर्ट बिल और रुपी वीक। एफआईआईज को करेंसी रिस्क से नफरत होती है। वीक रुपी मतलब उनका डॉलर में रिटर्न घट जाता है तो वो निकलते हैं। आप फील करते हैं ये पेट्रोल पंप पे और इनडायरेक्टली मार्केट में भी। दूसरा रीजन है कहीं और ज्यादा मिलना। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है। 2026 में ताइवान का स्टॉक इंडेक्स टाईएक्स इस साल अभी तक 50 से 65% ऊपर गया। साउथ कोरिया का कॉस्पी 90% से ज्यादा ऊपर, एआई और सेमीकंडक्टर बूम की वजह से। इंडिया का निफ्टी इस साल अभी तक नेगेटिव टेरिटरी में है, मतलब जनवरी से अब तक नीचे है।
FIIs रैशनल होते हैं, वो वहां जाते हैं जहां रिटर्न ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया बुरा है, मतलब ये है कि अभी उन्हें वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए पैसा उधर गया। लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। तीसरा रीजन है इंडियन स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए थे। सोचो, एक दुकान जो 100 रुपीस में बिकती है लेकिन साल में सिर्फ 5 रुपए कमाती है, क्या उसको कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। ये स्टॉक्स के साथ भी होता है। इसको PE रेशियो कहते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जब ये रेशियो बहुत हाई होता है, मतलब स्टॉक बहुत महंगा है अपनी एक्चुअल कमाई के हिसाब से। 2021 में पोस्ट कोविड रैली के दौरान निफ्टी का PE रेशियो 41 तक पहुंच गया था, जो कि बहुत हाई वैल्यूएशन है। इन्वेस्टर्स कंपनीज की एक्चुअल अर्निंग से काफी ज्यादा कीमत दे रहे थे। ये प्रीमियम वैल्यूएशन 2026 तक थोड़ा एडजस्ट हुआ, लेकिन जब ग्लोबल ट्रिगर्स आए तो FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। ये नॉर्मल पोर्टफोलियो बिहेवियर है, लेकिन जब सब एक साथ यही करते हैं तो मार्केट हिल जाती है। अब वो ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहती थी, अगर सिर्फ FII डेटा को देखें तो लगता है इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन एक ग्रुप है जो खामोशी से खरीद रहा है, और ये ग्रुप बहुत पावरफुल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि DIIs। सिंपल टर्म्स में वो इंडियन कंपनीज हैं जो आपके SIP का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स। जब FIIs बेच रहे थे, DIIs खरीद रहे थे। एक तरफ से पैसा निकल रहा था, दूसरी तरफ से आ रहा था। इसका मतलब ये है, आप लोग जो SIP करते हैं, आप इस मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। मार्केट और नीचे इसलिए नहीं गई। ये इंडिया की डोमेस्टिक सेविंग्स कल्चर की ताकत है, और यह लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्दी सिग्नल है। तो इसका आप पर सीधा असर क्या है? पहला, इंपोर्ट्स महंगे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल, कुकिंग गैस रुपी वीक होने से इनकी कीमत बढ़ती है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म SIP कर रहे हैं। मार्केट फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, कुछ सेक्टर्स में हायरिंग थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टेबल है। FII आउटफ्लो एक टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्विकली एग्जाम के एंगल से समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। UPSC प्रीलिम्स के लिए FDI वर्सेस FPI का डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। की पॉइंट, FDI में मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, FPI में नहीं। FPI में इक्विटी, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स आते हैं। UPSC मेंस GS3 के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करिए। ग्लोबल फैक्टर्स जो FII आउटफ्लो ड्राइव करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस और पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। सॉलिड आंसर फ्रेमवर्क है। UGC नेट इकोनॉमिक्स के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखें। FII आउटफ्लो कैपिटल अकाउंट पे असर करता है, करंट अकाउंट पे नहीं। ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन एग्जाम में होती है। RBI ग्रेड B के लिए याद रखिए, ऑयल शॉक से रुपी गिरने तक की पूरी चेन क्लियरली समझिए। ऑयल प्राइस जब बढ़ते हैं तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। रुपी गिरता है, FIIs निकलते हैं। ये चेन आपको पूरी तरह याद होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं समरी पे। FIIs जा रहे हैं ऑयल शॉक की वजह से, बेटर ग्लोबल रिटर्न्स की वजह से और इंडिया के प्रीमियम वैल्यूएशन की वजह से। लेकिन DIIs खरीद रहे हैं, इंडिया ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, और आप जो SIP कर रहे हैं, आप एक्चुअली इस रेजिलियंस का हिस्सा हैं। आखिर इंडिया में चल क्या रहा है, ये समझना जरूरी है। अगले एपिसोड में एक और मिस्ट्री रिजॉल्व करेंगे। इन्फ्लेशन डेटा कह रहा है कि चीजें कंट्रोल में है, तो आम आदमी को ग्रोसरी बिल इतना महंगा क्यों लग रहा है?
CPI और आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग में इतना फर्क क्यों है? वो आंसर जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। अगर ये सीरीज आपके काम आ रही है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे जो कि बहुत कम लोग ऑनेस्टली समझते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको SIP सेफ ऑप्शन लग रहा है या आप अभी भी पैनिक में हो। दिस वाज डॉक्टर कृतिका और ये था द इकोनॉमिक लेंस।